वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, तो लास्ट के जो दो लेक्चर हमने निकाले हैं वो निकाले हैं हमने हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से अपने आप पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से। लेकिन उनको पढ़ने के लिए पहले फेराडे लॉ पढ़ना होगा। फेराडे लॉज में काम आते हैं ई नोट वगैरह हमारे पास वैल्यू। तो ई नोट क्या है, ई क्या है, नॉनस्ट इक्वेशन क्या है, उसके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या होती है और किस तरीके से काम आती है। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल में हमने बहुत बार पढ़ लिया है पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड ही मैंने यूज में लिया था वहां पर। पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो यही बताया था कि अगर किसी भी मेटल को उसके मेटेलिक सॉल्यूशन में डिप कर दें, डुबो दिया जाए, ये मेटल है M और ये मेरे पास सॉल्यूशन है MsO4, तो क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। मतलब इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज डिफरेंस आ जाएगा, और उस डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक। अब जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा तो उसमें एनोड पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता था जिसमें Zn Zn+2 में कन्वर्ट होता था। ठीक। कैथोड पर क्या होता था, रिडक्शन, जिसमें Cu+2 Cu पर कन्वर्ट होता था। तो उसी बेस पर हमारे पास पोटेंशियल भी दो टाइप के हो जाएंगे। चलो पहले डेफिनेशन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। When a strip of metal is brought in contact with the solution containing its own ions, जैसे बताइए M है तो MsO4 ही होना चाहिए, इसी के आयंस होने चाहिए। Then the strip of metal gets positively charged or negatively charged and result into a potential being developed between the metallic strip and its solution which is known as electrode potential। इनके बीच में जो चार्ज डिफरेंस हुआ है उसके बीच में क्या हुआ है, पोटेंशियल जनरेट हुआ है। ठीक है। अब देखो, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कई बार बता चुका हूं, लोन रूल याद रखना है। ठीक। तो अगर हमें केमिकल रिएक्शन दी गई है ऑक्सीडेशन की, तो इसके पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मुझे केमिकल रिएक्शन दी गई है रिडक्शन की, जो कि कैथोड पर होती है, तो इसके पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ Zn से Zn+2, तो इसका जो मैं E लिखूंगा वो E अपने आप E ऑक्स होगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। और इसे हम क्या लिखेंगे, E रेड, मतलब E रिडक्शन, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन की है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में रिलेशन क्या होता है भाई, अगर मैं ऑक्सीडेशन इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, तो इसको रिवर्स करने पर ये रिडक्शन की रिएक्शन बन जाएगी। इसका मतलब बस रिवर्स करना होता है। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उसका माइनस साइन ही उसको अपोजिट कर देगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये रिलेशन होगा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है। अभी बहुत देखो कंसेप्ट, धीरे धीरे हमारे पास पूरे कंसेप्ट यहां से क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सीधी सी बात है, अगर मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड लेता हूँ, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेता हूँ या जिंक का इलेक्ट्रोड लेता हूँ, तो इनके ऊपर अलग अलग पोटेंशियल जनरेट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ही अलग है इलेक्ट्रोड का। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन अलग अलग ली हुई है, तो उनके अंदर चार्ज डिफरेंस भी अलग अलग आने वाला है। चार्ज डिफरेंस अलग अलग आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, तो कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हम जो आगे नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके पढ़ेंगे। ठीक। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या कि मास पर भी डिपेंड करता है? यहाँ कहीं मास का तो कोई फैक्टर मेंशन नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मास पर डिपेंड नहीं करता। मैं या तो 5 ग्राम कॉपर लूं या मैं 5 किलोग्राम कॉपर लूं, दोनों ही सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करने वाले हैं। आया समझ में? या तो कॉपर का पतला वायर हो या कॉपर का मोटा वायर हो, उसमें से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा वो बिल्कुल सेम जनरेट होगा, क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मास वाला टॉपिक आखिर मैंने छेड़ा ही क्यों? क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो पूरा कंसेप्ट लेके बैठ जाता है एक बार। जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सॉरी, शायद उल्टा बोल दिया। हाँ,
वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखना है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एडिटिव होती है। नॉन एडिटिव कहने का मतलब, मैंने 1 किलो पानी लिया प्लस 1 किलो और पानी लिया, दोनों को मैंने ऐड किया तो 2 किलो पानी बना। तो 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मिलके क्या बनाया इसने? 2 किलोग्राम बनाया। आया समझ में? तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, तो ये एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं किलोग्राम के बजाय मैं डेंसिटी बोलता हूँ या टेम्परेचर बोलता हूँ, चलो डेंसिटी बोल देता हूँ। इसकी जो डेंसिटी है वो है 1, रो इक्वल टू 1। ठीक, 1 ग्राम पर ml। इसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। क्या जब मैं दोनों को ऐड करूं तो ये 2 ग्राम पर ml हो जाएगी क्या? नहीं, ये तो 1 ग्राम पर ml ही रहेगी। इस पानी का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दोनों को मिक्स करने पर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, क्यों नहीं कर सकते। ठीक, इसी तरीके से ई नॉट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसे कभी भी डायरेक्टली ऐड करने की गलती मत कर देना। डायरेक्टली ऐड करने की गलती मतलब, देखो ये याद रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है नॉन एडिटिव, इसे मैं हटा देता हूं अभी। डायरेक्टली ऐड करने की गलती मतलब, जैसे अगर मुझे केमिकल रिएक्शन दिया गया, Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Fe, इसका जो E है वो E है मेरे पास 2 वोल्ट। Fe+3, या दूसरी इक्वेशन ले लो, Fe गिव्स टू Fe+3+3 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन का जो E है वो है 3 वोल्ट। फाइंड द E फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, और मुझे फॉलोइंग रिएक्शन दी गई है वो ये दी गई है, Fe+2 गिव्स टू Fe+3+ इलेक्ट्रॉन। तो दिमाग में देखो देखते ही आ जाता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें तो इक्वेशन 3 बन जाएगी। तो इक्वेशन 3 का ई क्या होगा? क्या 2+3 कर दूं क्या? नहीं, 2+3 करते ही क्वेश्चन गलत। और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं जेई मेंस, नीट, एडवांस, सब एग्जाम्स में। ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा और हमसे ई नोट पूछा जाएगा तो हम ऐसा ई नोट को तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ई सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, नॉन एडिटिव होती है, हम इसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक, अब अगर ऐड नहीं कर सकते तो हम क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं यहां से जी निकालूंगा, यहां से जी निकालूंगा, और इन दोनों का जी इसके इक्वल हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर सिर्फ इसलिए बताया, ऐड नहीं किया जा सकता, इसे जब मैं वापस पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक, यहां पर बता दिया है कि ऐड क्यों नहीं कर सकते, वहां पर मैं सिर्फ बताऊंगा कि जी कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ई समझ में आया, पोटेंशियल समझ में आया क्या होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये जो पोटेंशियल हमने निकाला है, इसी को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालूं तो उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? कि कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारे पास यूनिटी 1 मोलर, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होना चाहिए 1 एटीएम। तो ऐसी ये 3 कंडीशन कौन कौन सी? टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटीएम, एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर। इन 3 कंडीशन पर जो भी पोटेंशियल निकाला जाता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक, ये किससे डिनोट होगा? ई नॉट से। और एक चीज और याद रखनी है, जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें बार बार वो मेंशन करके नहीं देगा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, वो सिर्फ दिख देगा, या तो ई नोट लिख देगा या ई लिख देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें लिख के नहीं दिया जाए तो हम उसे बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे, और हम आगे जितने भी फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं सब रिडक्शन पोटेंशियल से ही करने वाले हैं। लेकिन अगर वो हमें स्पेसिफिकली मेंशन करके दे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तभी हमें उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानना है, अदरवाइज नहीं मानना। हम
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल और सेल वोल्टेज। सेल वोल्टेज क्या है देखो, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा हुआ है ना तो ये सारी चीजें हमें पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ यहां पर डिफाइन किया जा रहा है और कुछ नहीं है अलग से। बताया था सेल कैसे वर्क करता है। यहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज को, सेल वोल्टेज को, यहां पर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल जनरेट होगा, तो पोटेंशियल मैं मान लेता हूं यहां पर ई। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं तो ई नॉट। ठीक, यहां पर भी क्या होगा हमारे पास, ई नॉट होगा। जब हम यहां पर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो बताया था मैंने वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा इन दोनों के डिफरेंस का, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, ई सेल इक्वल टू, भाई ई सेल का मतलब इस सेल में से जो हमारे पास पोटेंशियल निकल रहा है, सेल का पोटेंशियल, वो सेल का पोटेंशियल क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ना, तो ये है हमारे पास कैथोड और ये हमारे पास एनोड, तो वो होगा हमारे पास कैथोड माइनस एनोड। ठीक, अब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की। तो चलो मैं ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं रिडक्शन, आर ई डी रिडक्शन। अगर इसे मैं ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करूं तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या रिलेशन बताया था, नेगेटिव साइन लगाना होता है, तो ई नॉट कैथोड को आगे अगर मैं ई नॉट लिख देता हूं माइनस लगा के, तो ये बना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका, कैथोड का। ठीक, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो बचेगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं एनोड माइनस कैथोड, ये फॉर्मूला। ठीक, ई नॉट सेल इक्वल टू, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं रिडक्शन में, देखो कैथोड को मैं लिख देता हूं यहां पर रिडक्शन में, तो माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कैथोड, प्लस इसे ऐसे ही रहने दो ऑक्सीडेशन एनोड। ठीक है, यहां लिख देता हूं ई नॉट रेड माइनस ई, सॉरी ई नॉट इक्वल टू ये, ई नॉट रेड इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास ये फॉर्मूले यहां पर आ सकते हैं। ध्यान रखना, बस याद क्या रखना है, मैक्सिमम हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे करनी है, तो हम याद रख सकते हैं राइट माइनस लेफ्ट। राइट माइनस लेफ्ट मतलब राइट पर है कैथोड, लेफ्ट पर है एनोड, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कैथोड माइनस एनोड। ये हमारे पास सेल का जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है चलो, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट टर्म, अब हमारे पास आने वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा एपरेटस अभी अवेलेबल है जिससे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये देखो, ये मेटेलिक सॉल्यूशन, इसमें मैंने डाला एक मेटल का टुकड़ा, मेटल का रोड। ठीक, ये मेटल का रोड मैंने डाल दिया, इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, मतलब इस पूरे के ऊपर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब इस पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाए, हमारे पास ऐसा अभी से कोई एपरेटस अवेलेबल ही नहीं है जिससे हम वोल्टेज निकाल सके। हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट डिफरेंस निकाल के देता है, वोल्टेज नहीं निकाल के देता। ठीक, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये तो इलेक्ट्रोड तो मैंने बना लिया, सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक मेटल डाल दिया, वो इलेक्ट्रोड बन गया। अब इसका पोटेंशियल निकाले तो निकाले कैसे, अगर पोटेंशियल नहीं निकालेंगे तो आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में डीप में स्टडी कैसे करेंगे, पता नहीं। लेकिन मुझे ये तो पता है कि वोल्ट मीटर मेरे पास जो है वो इतना तो कर ही सकता है ना कि मैं इसके सामने अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोड रखूं और इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके ये कनेक्ट कर दूं, ठीक, तो मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी आएगी, वो रीडिंग इन दोनों के बीच के डिफरेंस की आएगी। देखो ये रहा ना ई सेल, ई सेल क्या है हमारे पास, कैथोड माइनस एनोड, यही तो डिफरेंस दे रहा है। तो ये मेरे पास एक सेल बन जाएगा और इस सेल में से जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो देगा कैथोड माइनस एनोड। ठीक, अब मैं वोल्टेज कैसे फिक्स करूं भाई पोटेंशियल पे, तो मैं एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाऊंगा, बनाने का मतलब मानना, कंसिडर कर लेना कि भाई ये जो मेरे पास अभी सामने रखा हुआ है इसको मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं। अब ये मैंने रखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अभी मैं सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल रहा हूं। ठीक, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मैंने रखा,
और मैंने इसका इलेक्ट्रोड मान लिया 0, है नहीं, 0 माना है। इसका इलेक्ट्रोड कितना है हमारे पास? 0। भाई है क्यों नहीं? क्योंकि मैं मीजर तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास एपरेटस ही नहीं है। तो मैंने मान लिया कि चलो ये आज से इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। अब मेरे पास मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक। तो मैंने कॉपर के साथ में स्टैंडर्ड वाला रखा, यहां पर रीडिंग आई मान लो 0.74, मान लो, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, शायद ये 0.34 होती है कॉपर के लिए, लेकिन एग्जांपल है 0.74 मान दिया। तो यहां पर रीडिंग आई 0.74, कॉपर है यहां पर है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो ई सेल कितना आया मेरे पास? ई सेल देखो, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखो, ई सेल क्या है मेरे पास? कैथोड माइनस एनोड। तो ये जो ई सेल है ना, ये रीडिंग कितनी आई? ये आई 0.74 इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड तो मैंने 0 माना हुआ है, ई एनोड, एनोड पर तो कॉपर रखा हुआ है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई एनोड मतलब ई कॉपर। तो यहां से ई कॉपर की वैल्यू कितनी आई? -0.74। आया समझ में? तो अभी तक हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एग्जैक्टली नहीं निकाल पाए हैं। उसके पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानना ही होगा, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानना होगा, और उसका पोटेंशियल हमें 0 कंसीडर करना होगा। और ये भी बात याद रखनी होगी, देखो जब भी स्टडी चलती है ना, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सब सेम चलती है, आईयूपीएसी इसको फिक्स करके चलता है। ऐसा नहीं है कि सब अपनी अपनी मर्जी से कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान लेंगे। मान सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जरूरी नहीं है, हम कंसीडर कर सकते हैं, तुम अपना एक अलग से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यूज फिर बाहर की वैल्यूज से मैच नहीं होंगी, ठीक। तो हमने ऑल ओवर वर्ल्ड जो फिक्स किया, वो फिक्स किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम मानेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। आया समझ में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब जिसके कंपैरिजन में बाकी के इलेक्ट्रोड की स्टडी की जाएगी, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और वो है हमारे पास हाइड्रोजन का। तो ये हुआ हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो है ये देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एन इलेक्ट्रोड यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो मैं बना देता हूं। अब देखो हाइड्रोजन क्या है? एक गैस। क्या मैं गैस का ऐसा टुकड़ा, जैसे मैं अभी तक इलेक्ट्रोड पढ़ा रहा था कि मेटेलिक सॉल्यूशन में मेटल डिप कर दो, गैस को इसमें कैसे डिप करोगे? वो तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक वायर लेंगे, मैंने एक वायर लिया और एक ये प्लेटिनम ब्लैक की स्ट्रिप ली। ये जो वायर है ये प्लेटिनम का वायर है। चलो थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा साफ दिखेगा। ये जो मेरे पास है ये एक प्लेटिनम वायर है, ठीक है। प्लेटिनम इसलिए लिया क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है, ठीक। इसको मैंने बाहर से कवर कर दिया, ठीक। यहां से मैंने गैस एंटर कराई H2 गैस। तो ये H2 गैस यहां से एंटर हो रही है, और ये जो प्लेटिनम वायर है, इस प्लेटिनम वायर के चारों तरफ जाकर, यहां पर जाकर एड्सॉर्प्शन हुआ इसका, ठीक। तो यहां पर ये H2 गैस यहां पर प्रेजेंट हो गई। आया समझ में? तो H2 गैस यहां पर प्रेजेंट हुई प्लेटिनम वायर के ऊपर, उसका एड्सॉर्प्शन है। तो H2 है हमारे पास, तो सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा मेरे पास HCl या H2SO4 का। आया समझ में? जिसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन होगी 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड के लिए जरूरी कंडीशन क्या है हमारे पास? कंसेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर क्या होगा? 1 एटीएम। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुआ, ठीक। एक प्लेटिनम वायर होगा, नीचे प्लेटिनम की स्ट्रिप होगी, उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन कराएंगे, उसे डिप करेंगे HCl के सॉल्यूशन में, और HCl का सॉल्यूशन की कंडीशन होंगी ये, उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ओवर विच H2 gas is bubbled and the electrode is immersed in a solution that is 1 molar in H plus at 25 degree centigrade. केमिकल रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2 1 एटीएम पर, ठीक। 1 मोलर यहाँ पर कंसेंट्रेशन है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज 0 वोल्ट। हो इसका जरूरी अब हम ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है, नहीं होता, होगा इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा।
हम मीजर कर नहीं सकते, लेकिन हमें कैलकुलेशन फिर भी करनी है, तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि आज से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ, जीरो। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह हम इसे जीरो मानते हैं, और जितनी भी आगे की कैलकुलेशन की गई है वो इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है। ठीक। दूसरा है, जैसे मैंने बताया कि हम अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं, इसी तरीके से एक हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड भी होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा काम नहीं आता। अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया तो 99% ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ही क्वेश्चन आता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड कभी 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 तुम्हें सुनने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो इसका क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। मरकरी इलेक्ट्रोड, इसमें मरकरी का इलेक्ट्रोड होता है क्लोरीन के साथ में, तो ये Hg लिक्विड फॉर्म में, Hg2Cl2 सॉलिड फॉर्म में, और Cl माइनस जो कि आयंस में है वो एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर HCl का हमारे पास सॉरी Hg2Cl2 का यहाँ पर सॉल्यूशन लिया जाता है। वही सेम प्लेटिनम वायर के ऊपर इसका एड्सॉर्प्शन कराया जाता है, पेस्ट होता है Hg का, Hg2Cl2 प्रेजेंट होता है KCl सॉल्यूशन में, और ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। ये इक्वेशन पर अभी ध्यान नहीं देना, ये नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन हमारे पास अभी आगे आने वाली है, बहुत लंबा टॉपिक। ठीक। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ो या नहीं पढ़ो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें ये याद रखना है। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई हमने ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो मान लिया, अब बाकी के इलेक्ट्रोड्स का क्या। तो बाकी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से मेजर किया जाता है, कि हम अब एक तो फिक्स कर दिया कि ये तो मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखने वाला हूं, यहां पर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लूंगा, कभी मैं इलेक्ट्रोड कॉपर का लूंगा, कभी मैं जिंक का लूंगा, कभी आयरन का लिया, कभी एजी का लिया, मतलब जिसका भी पोटेंशियल निकालना है हम इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेंगे, और यहां पर वोल्ट मीटर निकाल के रीडिंग निकाल लेंगे। वोल्ट मीटर निकाल रख के रीडिंग निकाला, तो रीडिंग जो भी आया, मतलब ई नॉट सेल जो भी आया वो हम निकाल लेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जिसमें हाइड्रोजन तो हमेशा जीरो रहना है, ई नॉट सेल हम देख लेंगे, तो वही वैल्यू किसकी आ जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव में इलेक्ट्रोड की। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में एक एक करके सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला, और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारे पास कुछ ऐसी टेबल सामने आई, देखो यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से एक एक करके सभी मेटल नॉन मेटल के हमने जिनके भी इलेक्ट्रोड बन सकते हैं, सबके हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में निकाले हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, और उनकी जो भी वैल्यू आई है उनको सबको हमने अरेंज किया, और इस सीरीज को बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, क्या यूज आती है, इसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।